हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने यही तक पढ़ा था। अब उसके आगे का पढ़ेंगे कि क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं। जैसे कि आपने लोहा पीटा तो कुछ अलग ध्वनि आती है, आपने दरवाज़ा पीटा तो कुछ अलग ध्वनि आती है। तो क्या आपने इसमें अलग अलग जैसे ध्वनियों को मतलब समझा है। तो क्या अपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं ना। तो क्या आप इसका कारण बता सकते हो। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु है जो धातु से बना है, यदि उसको कोई भी कठोर सतह से टकराया जाएगा तो वह निनाद की ध्वनि उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसमें रिंगिंग होगा। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से है। ठीक है, आपके पास दो डिब्बे हैं, आपको मानना है, जो कि एक लकड़ी से बना है और दूसरा धातु से बना है। क्या आप दोनों डिब्बे पर चोट करके बता सकते हैं कौन सा डिब्बा धातु का बना है। तो क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। जो धातु होते हैं उनमें से गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, तथा पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और धातुओं के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं तथा दिखने में मलिन होते हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से ही टूट के चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है, अतः इन्हें हम ध्वनिक नहीं कहेंगे। और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। अधातुओं के उदाहरण जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, इसमें ये सब अधातुओं में आते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम धातु जो होते हैं वो नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपको पता है कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है उन्हें आसानी से आप चाकू से कट कर सकते हो। ठीक है, और मरकरी पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम देखेंगे। तो पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आपको पूरा करना है। और आयरन ऑक्सीजन जल और मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इन सबको आपको देखना है उससे क्या बनता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप देखेंगे कि आइए आयरन ऑक्सीजन जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। क्या आप देखते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए यहाँ पे परीक्षण किया गया है तो जंग का निलंबन किया गया है और यहाँ पे लाल लिटमस पेपर है और आपको ये जंग देखना है। ठीक है, तो क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड Cu, इसका फॉर्मूला है CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। इसका अभिक्रिया यहाँ पर है। और अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने से प्राप्त राख को
जल में घोलने पर उसकी अम्लीयता, क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आपको इसको किस प्रकार सुनिश्चित करना है। आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रेक्षण करें। तो इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा का उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4 के ए में दिखाया गया है, यानी कि 4.4 का ए है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सल्फर चलना प्रारंभ हो जाए तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। 4.4 बी में ये दिया गया है, जो कि यहाँ पे है। इसमें आपको सारणी बनाना है और उसमें अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु में क्या करना है, परीक्षण करना है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, उस पर जल आप मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम में आने वाली कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद रखिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए और उनमें उपस्थित धातु अथवा धातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। और बी देखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। और क्रियाकलाप 4.5 देखेंगे कि शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। आपको पता है कि सोडियम हवा के संपर्क में और पानी के संपर्क में आते ही तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इस कारण से इसको दिया है कि चिमटी से पकड़िए। एक 250 ml के बीकर में कांच का ग्लास लीजिए और इसे आधा जल से भरिए। अब सावधानीपूर्वक एक छोटा सा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए और फिल्टर पत्र का उपयोग करिए। इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े से लपेट लीजिए। रुई में लपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। परीक्षण करते समय बीकर से आप क्या रहें, दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूइए। क्या आप अनुभव कर सकते हैं कि बीकर जो है एकदम गर्म हो जाएगा। और विलयन लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए कि विलयन क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है और अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार वे धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है और वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो दूसरा था जल से क्रिया, अब तीसरा है अम्लों से अभिक्रिया। तो आइए देखें कि धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं या किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो परख नली के मुख को आप चेहरे से दूर रखना है आपको और परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करना है। जैसे कि ये कोई हो गया परख नली, ठीक है। तो परख नली का होल्डर इस प्रकार से होता है, एक इधर पकड़ लेगा एक इसे, ठीक है। तो आपको इसका उपयोग करना है, परख नली होल्डर का, आपको हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक है। परख नली का होल्डर का उपयोग करना है। फिर उसमें क्या करना है, उसके बाद सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं की आपको पहचान करना है, ठीक है।
तो नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और ए बी सी डी ई और एफ को चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। तनु यानी कि हल्का गाढ़ा ना हो, और अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म करिए और प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने परीक्षण को सारणी 4.5 में लिखिए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? आपको पहचानना है कि क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पाप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया करती है, ठीक है, नहीं करती, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अब क्षारों से अभिक्रिया देखेंगे, अम्लों के बाद अब क्षारों से। तो क्रियाकलाप 4.7 देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़े। स्पैचुला यानी कि एक शीशे के बना ढक्कन जैसा होता है, ढक्कन नहीं, पाइप जैसा होता है। और एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3 से 4 टिकियाँ 5 ml जल में घोल बनाइए। इसमें एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। इसके बाद देखिए पाप ध्वनि क्या दर्शाती है। पहले की तरह पाप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं के क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। अब विस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे कि कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया करने वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपके कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रियाओं को देखें। तो क्रियाकलाप 4.8 है कि 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उसमें ए बी सी डी और ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लेना है आपको और प्रत्येक बीकर में दर्शाना है कि पदार्थों से प्रत्येक 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। तो पहले में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा, कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील, और तीसरा था जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन, जिंक सल्फेट और लोहे की कील लेना है आपको। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक नीला हो जाता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर लाल यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो आप जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीला होता है और जिंक सल्फेट रंगहीन होता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी और डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। और क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करने में सक्षम है। तो सक्षम नहीं है परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए कि विज्ञान मनमाता नहीं होता, ठीक है।
विज्ञान मनमाना नहीं होता, यानी कि मनवाना नहीं होता। किसी को आप ज़बरदस्ती विज्ञान को नहीं मनवा सकते। यह तथ्य पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यहाँ नियम यह है कि जिंक, कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापित अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन, कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? तो 4.3 में धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी लोग श्वसन के समय अंदर लेते हैं, क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जा सकता है, क्या हुआ? इसको आप बताइए और आपको ये सारे बताने हैं। अधातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, इसे भी आपको बताना है। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु क्या है? फास्फोरस है। ठीक है। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं। आज का वीडियो यही था। थैंक यू।